आग लगे बस्ती में मस्तराम मस्ती में। तो मोदी जी जो है अभी चुनाव में बिजी हैं, इसलिए उनका ध्यान इस ओर नहीं है। बस जब चुनाव ख़त्म होंगे तो नतीजे आएंगे तो जोड़ तोड़ में लग जाएंगे। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि इन 8 जो नौसैनिक हैं उनकी अब कभी भी अचानक एक दिन खबर आ सकती है कि उनको फांसी दे दी गई है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगा, कतर में जो 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उस मामले में क्या अपडेट है? क्या भारत सरकार ने कोई अपील की है? क्योंकि आज 7 नवंबर है और आज आखिरी दिन था, तो क्या भारत सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? ये बचा लेगी? क्या अपडेट है? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में भारत सरकार का रुख शत्रुमुर्ग वाला है। अच्छा। जैसे शत्रुमुर्ग होता है, वो अपनी जब आंधी आती है या तूफान आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपना जो चोंच है वो रेत में डुबो लेता है और वो समझता है कि जब मैं आंधी या तूफान या परेशानी को नहीं देख रहा तो ये भी मुझे नहीं देखेगी और मैं बच जाऊँगा। अच्छा। और अल्टीमेटली होता है कि शत्रुमुर्ग की हर हाल में जो है उस हादसे में मौत हो जाती है। जी। अभी जो 7-8 जो नेवल ऑफिसर हैं, जिनको कि हम प्राइड ऑफ नेशन कहते हैं, जो कि कमांडर और बड़े लेवल के अधिकारी थे भारतीय नेवी के, उनकी जो मौत की सज़ा है, फांसी की सज़ा, वो उन्हें 26 अक्टूबर को मिली। ठीक। और 26 अक्टूबर से लेकर जो कतर का कानून है उसके तहत जो है कुल 15 दिन का समय होता है, 14 दिन का 2 हफ्ते का, जिसमें जो है वो अपनी मर्जी के लिए या अपील कर सकते हैं। तो जिस प्राथमिक कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दी है, उसके ये जो टाइम है, अगर हम आज गिने तो आज 12वां दिन हो गया। और भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा रुख नहीं है सिवाय बयानबाजी के। हमारे जो एस शिवशंकर हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने और अजीत डोभाल ने पहले तो बड़ा रुख दिखाया कि हम इस बारे में कतर की सरकार से बात कर रहे हैं। कतर के जो शेख हैं उनसे बात कर रहे हैं, जिसे अमीर बोलते हैं, और अल धामी जो उनका कुल नेम है, कि उनसे बात कर रहे हैं। और ये हमारे मीडिया चैनलों ने बहुत चलाया कि कतर को हिंदुस्तान अगर उसे इन 8 भारतीयों को पार्डन नहीं दी, यानी फांसी की सज़ा से मुक्ति नहीं दी, तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कतर के साथ जो हमारा जो व्यापार है वो 17 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करते हैं हम उनसे LNG, लिक्विड नेचुरल गैस। और दुनिया में जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि कतर में जो लिक्विड नेचुरल गैस का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, और तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, और उस भंडार में वो जो है दुनिया में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है LNG का, बाकी देशों को करता है। जी। अब ऐसी हालत में एक जो सबसे बड़ा LNG का उत्पादक है वो तो है रूस में सबसे ज़्यादा आती है, जो यूरोप को वो पाइपलाइन से सप्लाई करता है। और उस हालत में कतर से हम जब LNG खरीदते हैं तो हमारे को ये बड़ी उम्मीद थी कि वो अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, क्योंकि हम कतर से जो है उसका जो एक्सपोर्ट है उसका 15% जो है हम लेते हैं, हिंदुस्तान लेता है। अब ऐसी हालत में भारत सरकार लगातार जो है इस मामले में बहुत सारे उन्होंने मीडिएटर डाले, और मीडिएटर डालकर उनका ये मानना था कि इस मामले में कतर जो है नरमी दिखाएगा और इन लोगों को बरी कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर की जो आर्थिक स्थिति है वो 15 या 17 बिलियन डॉलर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कतर की आबादी तकरीबन जो है इस समय 23 लाख लोगों की है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, अगर किसी इन देशों में है तो वो जो है वो कतर उनमें एक आता है। हिंदुस्तान की हमारी जो सालाना आमदनी है, हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय, वो है $2200 US डॉलर प्रति वर्ष, और कतर की जो ये आय है ये है $42,000 US प्रति वर्ष। तो हमसे जो है 42% उनकी जो आमदनी ज़्यादा है। और रुपए में अगर हम कन्वर्ट करें तो हर कतर के नागरिक को जो उसकी प्रति व्यक्ति औसत आय है वो 72 लाख रुपए की बनती है इंडियन रुपी में। तो ऐसी हालत में कतर को हम दबाव में लाएं और ये समझें कि डिप्लोमेटिक चैनल को चलाकर हम उससे कोई बात कर सकें, तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो 8200 करोड़ रुपए के 2 जहाज खरीदे हुए हैं, उनको चाहिए था वो तुरंत उसमें बैठते और कतर जाते और कतर के जो अमीर हैं उनसे कहते कि आप इन लोगों को बरी कर दो।
अब इसकी जो एस्पियोनेज वाली बात है वो हिंदुस्तान के आदमी को समझ नहीं आएगी कि इस जो जासूसी का आरोप है जिन लोगों पर लगा है उन पे ऐसी आफत क्यों आई। तो आफत इसलिए आई कि कतर ने जो एक वहाँ पर दोहा में एक कंपनी है दोहर अल आलमी जिसे कि टेक्नोलॉजिकल कंपनी कहते हैं, उसमें 700 जो है लोग नौकरी करते थे, 70 उनमें भारतीय थे और 70 में जो ये 8 लोग जिन्हें चुना गया ये उसमें एक्सपर्ट के रूप में गए थे। अब कतर के लिए ये एक प्रोग्राम था जिसमें कतर को 5 बिलियन US$ की मतलब 42,000 करोड़ रुपए की 5 पनडुब्बी खरीदनी थी। वो हाईली सेंसिटिव और ऐसी पनडुब्बियाँ थी जो कि अभी तक खाड़ी देशों में किसी के पास नहीं है। कतर के लिए इन पनडुब्बियों की ज़रूरत इससे पड़ी क्योंकि कतर का जो 40% जो LNG है वो ज़मीन पर नहीं है, वो समुद्र में है। तो जैसे बम्बई हाई ही है कि बम्बई से 65 किलोमीटर दूर जो है हम वहाँ से पेट्रोल निकालते हैं, ऐसे ही कतर को अपने इस स्रोत की रक्षा के लिए ये पनडुब्बियों की ज़रूरत थी। अब ये जो पनडुब्बियाँ थी ये उनको जो है फिन कैपिटी कम नामक कंपनी है जो इटली की कंपनी है वो सप्लाई कर रही थी। और कतर को डर क्या था, अरब के सारे देशों को डर ये है कि जो इज़राइल है वो अमेरिका की सहयोग से, मदद से, संरक्षण से वो बाकी अरब के लोगों पर कभी भी धावा बोल सकता है। और कतर को डर था क्योंकि इज़राइल एक ऐसा देश है अरब देशों में जिसमें ना पेट्रोल होता है, ना डीजल होता है, ना LNG होती है, किसी तरह का कोई जो तेल है वो इज़राइल में नहीं पाया जाता। जो फ़िलिस्तीन था पहले वहाँ पे भी नहीं होता था। तो अब इज़राइल को अपनी ज़रूरतों के लिए ये पेट्रोल जो है या डीजल है या गैस है वो लेने के लिए उसे सऊदी अरेबिया या अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था। और अब चूँकि जैसे कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है इज़राइल और अरब देशों में, तो ऐसी हालत में कतर को डर ये था कि इज़राइल अपनी धमकी और अपनी सेना के बल पर, अमेरिका की शह के बल पर कहीं हमारे इस LNG के स्रोत पर कब्जा ना कर ले। क्योंकि इज़राइल की भूमिका जो है अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में जो है वो गुंडे की है, वो किसी भी चीज़ पर कब्जा कर सकता है। उसे बचाने के लिए उसने जो थी ये पनडुब्बियाँ खरीदनी थी। अब जब ये पनडुब्बियाँ खरीदनी थी तो इसकी जानकारी इन 8 लोगों पर ये आरोप है कि इन्होंने इसकी जानकारी जो है इज़राइल की सरकार को दी। और इससे ये होता है कि अगर आप रक्षा सौदे में अगर कोई आपको अपने रक्षा उपकरण की दूसरे दुश्मन को उसकी जानकारी मिल जाए तो उससे बेहतर या उसके बराबर तकनीक का इस्तेमाल करके आपकी उस खरीदारी को बेकार कर सकता है। तो कतर के लिए ये बड़ा मुद्दा था और हिंदुस्तान के लिए इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक जितने भी लोग एस्पियोनेज में पकड़े गए हैं वो अभी तक पाकिस्तान में पकड़े गए थे। सरबजीत की जो मौत हुई उसको फांसी दी गई, वो भी पाकिस्तान में दी गई। कुलभूषण जाधव को भी जो है अभी जो फांसी की सज़ा मिली हुई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रोका हुआ है वो भी पाकिस्तान में है। उससे पहले कश्मीर सिंह का केस था, उस कश्मीर सिंह के केस में भी ये हुआ था कि उसको भी जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। उससे पहले एक रविंदर नाम के एक रॉ के एजेंट को पकड़ा गया था जिस पर एक था टाइगर नाम की फिल्म बनी थी। और वो इतना शातिर आदमी था कि वो यहाँ से रॉ के एजेंट के रूप में पाकिस्तान गया और वहाँ पर वो पाकिस्तान की सेना में भर्ती हुआ और सेना में भर्ती होने के बाद मेजर बन गया। अब मेजर के रूप में जब वो काम कर रहा था तब रॉ ने एक एजेंट को यहाँ से भेजा कि वो जाकर उससे संपर्क करे। और जब वो एजेंट उससे संपर्क कर रहा था तब उसका राज खुला कि ये भारतीय है और ये इस तरह से यहाँ पर जो है हमारी सेना की गुप्त जानकारी लेता है और तब उसकी भी मौत हुई। तो ऐसी हालत में आप ये समझिए कि जो ये 8 लोग अभी कतर में पकड़े गए हैं इनको बचाना देश की जिम्मेदारी है। अगर वो भारत के पूरे हम कहेंगे कि डेकोरेटेड जिसे अफसर बोलते हैं, जिनकी बड़ी पहचान होती है और जो कमांडर लेवल के अफसर हैं और जिनका पूरा इतिहास है, उनका परिवार हिंदुस्तान में परेशान है। भारत सरकार को जब पहली बार पता चला कि ऐसा हुआ है वो भी इसलिए पता चला कि एक जो कैप्टन भार्गव हैं उनकी बहन ने एक अपना कमेंट किया, सरकार को चिट्ठी लिखी कि मेरा भाई वहाँ पर जो है पकड़ा गया है। तब भारत सरकार ने जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी 30 अगस्त 2022 को,
तब उसके 129वें दिन जाकर जो है कतर की सरकार से संपर्क किया था और तब हमने डिप्लोमेटिक एक्सेस ली थी, काउंसलर एक्सेस बोलते हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान का सरकार का प्रतिनिधि और एम्बेसी का आदमी जाकर जो पकड़े गए लोग हैं उनसे मिलता है, उसके परिवार के लोग मिले। लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि अभी तक उन पर आरोप क्या थे, उन पे आरोप, किन आरोपों में उनको पकड़ा गया और किन आरोपों में उनकी क्या पैरवी हुई, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक भारत सरकार नहीं जुटा पाई है। देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा यकीन था और ये यकीन था कि हम जो है विश्वगुरु हैं, हमारा डंका बज रहा है और हम जो है हर मामले में चौधराहट करते हैं। तो हम जो है मोदी जी जो है उनका इतना रुतबा है कि वो जाकर जो है कतर के शेख को, अमीर को पकड़कर ये कहेंगे कि इनको छोड़ो और अपने ही हवाई जहाज में वो पहले दोहा जाएंगे और दोहा में जब वापस लौटेंगे तो 8 के 8 ये जो नहीं, फिर देश की जनता तो सवाल करेगी ना कि आप अपने आदमी को बचा नहीं पाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा सरकार को? वैसा तो लगता नहीं है। सरकार का एक तरीका है, वो ये है कि एक मैकियावेली की एक कहावत है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें द प्रिंस नामक अपने ग्रंथ में वो कहता है कूटनीति का कि ओ किंग, व्हेन देयर इज थ्रेट टू योर पावर डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, कि जब तुम्हारी सत्ता को खतरा हो तो लोगों का ध्यान जो है उस मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दे पर लगा दो। अब मोदी जी की जो सरकार है वो जो है 2 बार तो बयान उन्होंने दिया, बड़ा सीरियस बयान लगा कि एस जयशंकर कुछ करेंगे और शिवशंकर जी ने कुछ नहीं किया। जयशंकर जी ने वो शिवशंकर की तरह जो है चुपचाप अपनी समाधि में बैठे रहे। और दूसरी तरफ ये था कि अजीत डोभाल जाएंगे, वो रॉ के एजेंट भी रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने जासूसी के झंडे भी गाड़े हैं, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी भी कहीं काम नहीं आई। और अब जो है आज की हालत में सरकार ने क्या कर रखा है कि महादेव ऐप का एक चक्कर चला रखा है, जिसमें वो दिखाते हैं कि बड़ी सरकार जो है बड़ी जादूगरी दिखा रही है, बड़ी कामयाबी दिखा रही है, बड़ा उसका हो अल्लाह है। मोदी जी दिन रात जो है जब तक छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे 17 नवंबर तक, तब तक वो जो है यही डंका पीटते रहेंगे कि ये जो है महादेव ऐप में ये हुआ, महादेव ऐप में जो मैंने आपको कल भी बताया था कि वो सिंगर कक्कड़ है उसका नाम आएगा, फिर और लोगों का नाम आएगा, उनको ईडी बुलाएगी, लोग बयानबाजी करेंगे, लोग बताएंगे। और इसी तरह जो चुनाव का हंगामा है उसमें मोदी जी बिजी रहेंगे। मोदी जी कल एक भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक म्यूज़ियम हिंदुस्तान में बनाएंगे। तो मोदी जी जो है मैं देखता हूँ बार बार कि वो उनका हाल वो है कि एक पहलवान की शादी हुई तो वो जब सुहागरात थी उसकी तो वो अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को बोला कबड्डी खेलेगी? तो उसकी बीवी ने कहा, आश्चर्य से देखा कबड्डी क्या होती है, तो उसने कहा कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और जाके उसे छूता था और भागाता था। सारी रात वो कबड्डी ही खेलता रहा। तो मोदी जी जो है उस तरह के चतुर खिलाड़ी हैं कि जो है देश के साथ कबड्डी खेल रहे हैं और ये मुद्दे के साथ तो वो समझिए उसको उन्होंने ये मान लिया कि ये इनकी नियति है कि इन 8 लोगों को फांसी होगी और फांसी हो तो हमें क्या मतलब। तो वो एक कहावत है कि आग लगे दुनिया में मस्त राम मस्ती में, तो वो आग लगे बस्ती में मस्त राम मस्ती में। तो मोदी जी जो है अभी चुनाव में बिजी हैं, इसलिए उनका ध्यान इस ओर नहीं है। बस जब चुनाव ख़त्म होंगे तो नतीजे आएंगे तो जोड़ तोड़ में लग जाएंगे। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि इन 8 जो नौसैनिक हैं उनकी अब कभी भी अचानक एक दिन खबर आ सकती है कि उनको फांसी दे दी गई है। और तब भारत सरकार को एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, मेरा मानना है कि वो उनकी जो डेड बॉडी है उसको हिंदुस्तान में लाकर उसका जो राजकीय सम्मान है उससे ज़रूर उसका अंतिम संस्कार करे। और अगर सरकार इसमें भी चूकती है तो मैं कहूँगा कि भारत सरकार जो है एक ऐसी सरकार है जो अपने नागरिकों की परवाह नहीं करती। आपने देखा होगा पहले इटली के 2 नाविक पकड़े गए थे केरल के तट पर 2012 में, तब जो है इटली की सरकार ने पूरा जोर लगाया था और भारत के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली। 10 करोड़ रुपए मुआवजा जो है मछुआरों के लिए इटली की सरकार ने और उस कंपनी ने दिया जिसके वो पेट्रोल के टैंक में वो काम कर रहे थे, और उनको क्षमादान दिलाकर वो अपने यहाँ ले गए। हालांकि उनको 4 और 5 साल जो है जेल में रहना पड़ा विभिन्न अपराधों के वजह से, लेकिन तब भी वो उन्हें वापस ले गए थे। तो एक ऐसी हालत में मेरा को लगता है कि एक ही नज़ीर मिलती है जिसमें अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए इटली की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। अब इस मामले में इटली की पनडुब्बियाँ हैं, इटली का बड़ा नंबर आता है इसमें, लेकिन उसी तरह की सूरत हाल में भारत सरकार इन लोगों को बचाने के लिए मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई करने की सोच रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इसका पूरा अपडेट दिया और सरकार का जो रवैया है इन 8 लोगों के प्रति वो भी जनता को बताया। तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अब देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। इस मामले में नया अपडेट भी आप लोगों को ज़रूर देंगे। तब तक आप इनको देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।